हेलो बच्चों। बच्चों अपन कार्य ऊर्जा शक्ति की जो सीट है उसका लेक्चर नंबर पार्ट 2 आज अपन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। एक बंदूक से एक 10 ग्राम की गोली। तो भाई साहब ये आपके पास बंदूक है बच्चों। ये हमने पिस्टल बनाई बंदूक, और यहाँ से ये ऐसे ये गोली जा रही है। ठीक है, इस गोली का 10 ग्राम की ये जो गोली है, और कितने वेग से जा रही है ये 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्रारंभिक वेग से, तथा समान लेवल पर पृथ्वी पर समान लेवल। ये समान लेवल है। अब आप से मान सकते हो कि मैंने ऐसे गोली मारी, लेवल समान होना चाहिए उनका, है ना। या आप ऐसे मान सकते हो यहाँ एक कार्डबोर्ड है, कुछ भी मान लो, और इस पे जाके ये टकराई समान लेवल पे, है ना। और वो कितने से पृथ्वी पर कितने वेग से टकराती है, ये बच्चों है 500 मीटर प्रति सेकंड किया गया कार्य में होगा। अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी मैंने किसी निकाय से मतलब किसी निकाय से किसी वस्तु को छोड़ा और उस वस्तु का वेग निरंतर घट रहा है, देखो यहाँ से 1000 था और यहाँ पे 500 है, वेग घट रहा है, इसका मतलब पीछे की तरफ कोई बल लग रहा होगा। ठीक है, और उस बल के द्वारा हमें कार्य पूछा है इस क्वेश्चन में। आगे बात समझ बच्चों। तो अब सुनो, हमने बोला है किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य, किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थिति सॉरी उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर किसी भी कार्य। अब यहाँ पे जो हम कार्य कर रहे हैं, अब एक बार ध्यान रखना बच्चों, कार्य जो होता है ना, कार्य कार्य में हम बल लगाते हैं। यहाँ पे बल इंटू विस्थापन ऐसे लिखते हैं हम, एफ वेक्टर डॉट डी एस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो हम क्या लिखेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यहाँ पे के फाइनल क्या होगा, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे वेग घट रहा है, इसका मतलब कोई बल पीछे की तरफ लगा रहा होगा, वेग आगे की तरफ है। तो बच्चों यहाँ पे जो एफ डी एक्स है, ये जो कार्य है किस बल के द्वारा हमें करा रहा है, यानी ये जो बल है इसमें कार्य नेगेटिव में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि बल पीछे लग रहा है और विस्थापन आगे हो रहा है। तो यानी इसे मैं बोलूंगा प्रतिरोध बल, यानी वायु का प्रतिरोध बल बोल लो आप, वायु का प्रतिरोध। ठीक है, तो वायु का प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य, वायु का प्रतिरोध बल द्वारा किया किया गया कार्य। तो यहाँ से जो माइनस आया है, इसमें जो माइनस आएगा उस माइनस को मैं इसमें कर दूंगा। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे एफ डी एक्स है ना, एफ ऐसे है डी एक्स ऐसे है, तो माइनस आएगा ना। जब माइनस आएगा तो मैं यहाँ से माइनस को इधर ले जाऊँ तो बोला कितना जाएगा, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, ऐसा जाएगा। तो बस आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2। एम का मान कितना है, 10 ग्राम। तो 10 इंटू ग्राम को केजी में कर लो। वी इनिशियल कितना है, 1000। तो 1000 का स्क्वायर कर लो आप। तो 1000 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे 100। और यहाँ पे 2 जीरो और है, तो 10 के बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 10 के बाद 4। ठीक है, माइनस ऐसे में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 10 के बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के बाद 4। तो यहाँ से बच्चों कितना जाएगा, 1/2। 10 के बाद माइनस के 2, 10 के बाद 4 को माना जाएगा यहाँ से, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आ गया। अच्छा, अब यहाँ से देखो 10 के बाद 4 माइनस 2, तो 10 के बाद 2 बचेंगे, 10 के बाद 2 यानी 100, 100 में 2 का भाग लगाएंगे कितना जाएगा 50, इनटू क्या करेंगे 75। तो आंसर कितना आ गया 3750। ठीक है बच्चों, तो 3750 जूल आ गया। अब 3750 जूल, अब क्या बच्चों नेगेटिव कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ से नेगेटिव में आ रहा होगा, वी फाइनल माइनस नीचे कर रहे होंगे, तो वो नेगेटिव होने समझ जाना आप कि ये उस बल के द्वारा कार्य करा रहा है जो इसकी गति का विरोध कर रहा है। तुम्हारा नेगेटिव ऐसे या ऐसे दिखा लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आ जाओ हम ऊर्जा की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, एक कण पृथ्वी सतह से एच एस ऊंचाई से गिराया जाता है ना। कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, एक्स ऊंचाई से, सॉरी एक्स ऊंचाई से, ये एस ऊंचाई से, एक्स ऊंचाई से गिराया जा रहा है ना। ठीक है, यहाँ से गिरा रहा है तो इसका यू यहाँ कितना है, 0 है।
कुछ निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा, कुछ निश्चित ऊंचाई, तो यहाँ से जब ये यहाँ आ गया, माना ये कितनी ऊंचाई है x, जब ये x पे यहाँ आया तो यहाँ से कितनी ऊंचाई बच गई x माइनस के x। तो यहाँ इस पॉइंट पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ स्थितिज ऊर्जा के, पोटेंशियल एनर्जी के। बस अब आप रख दो, देखो के क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी इस पॉइंट पर वेग कितना हो, मान लो इस पॉइंट पर वेग कितना है v, बराबर 3 पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और एम जी एच क्या है, यानी सतह से जो हाइट है, सतह से हाइट कितनी है x माइनस के x, तो m से तो m उड़ाओ, तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 6 जी x माइनस के x। अब बोला आप किसी भी, देखो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु का आपको वेग निकालना है, तो आप गति का तीसरा समीकरण लगाओगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, u कितना है 0 है, तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 2gh, h कौन सा है जो ऊपर से आ रहा है, तो कितना है यहाँ पे x, समझ आ गया गति के तीसरे समीकरण से। तो 6gx माइनस 6gx, तो इधर आ जाएगा, तो ये 8gx बराबर 6gx, g से g कट गया, ऐसे x का मान कितना निकल गया 6x/8, तो यानी 3x/4, x का मान 3x/4 आ गया। तो x का मान 3x/4 आ गया, तो x माइनस एक्स जो कि सतह से है उसका कितना जाएगा x/4, तो एक तो आ गया x/4, तो x/4 सतह से ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, x/4 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 तीनों में आंसर है। चलो आगे बढ़ेंगे, कण की चाल, कण की चाल ये रही v, ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर 6g x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है x/4, ये लो, तो यहाँ से बच्चों कितना जाएगा 3 काट देना 2 से, जी एक्स बटे 2, तो यानी v बराबर कितना जाएगा √3gx बटे, तो ऑप्शन कौन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों, आर यू गेटिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है। चलो आगे देखो 13 ग्राम, मतलब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा के पानी की एक बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिरती है और भूतल से 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से टकराती है, जी का मान इतना है, इस तरह है तो गुरुत्वीय बल तथा वायु के प्रतिरोधक बल, तो वायु के प्रतिरोधक बल है। तो अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा मैंने आपसे बोला है कि किसी भी बल के द्वारा संरक्षित बल नहीं, किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब कौन कौन सा बल आ रहा है इसके अंदर, एक तो हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल और एक हो रहा है एयर, तो वायु के प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, तो के फाइनल माइनस, ये बस ये याद रखना है, अब आंसर आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, mgh के, चलो प्लस के WA हमें निकालना है, के फाइनल कितना है हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है 0, ठीक है 0 है, तो यहाँ से बोलो m का मान कितना है, हाँ m का मान है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को ले सकते हो 10⁻³ kg में, g का मान है 10, h का मान है कितने मीटर है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 10⁻³ से दिखाता हूँ मैं। तो बच्चों एक तो एक गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य, तो ये आंसर आ गया, देखो 10⁻³ ये कट गया 10, तो 10 जूल आ गया, तो खाए गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य 10 जूल, ये लो सी आंसर, ये एक में आ रहा है, कम का नहीं, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, ऊपर तो जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लगता है, तो उसके अगेंस्ट लेके आ रहा है, माइनस में जाएगा, तो ये आंसर आ गया। चलो हमें तो WA निकालना है, तो WA बराबर 1/2, m का मान कितना है 10⁻³ 1 ग्राम को kg में, और v फाइनल कितना है, कहाँ से कितने से टकरा रही है 50 मीटर प्रति सेकंड से भूतल पे टकरा रही है, तो 50 का वर्ग करेंगे तो 2500,
अब एक बात देखना, 10 के घात ये तो 2 है, ये 3 है, तो 10 का माइनस 1 बचेगा तो वो नीचे आ जाएगा 20, तो 25/20, 25/20 में 5 से कर दूंगा तो 5×25, 5×20, तो 5/4। तो यहाँ से अब देखो WA बराबर 5/4 माइनस ये जो मान है, ये मान कितना है 10, अभी 10 ही निकाला ना, तो इधर आ जाएगा 10, तो बच्चों कितना जाएगा -40 में से 35, तो -35/4, -35/4 कितना जाएगा -8.75। ये लो कम खाने, इतना सिंपल सा है, इतना सिंपल, ये लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नंबर 14 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 अभी मैंने समझा दिया था बच्चों ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने अभी एक वीडियो बनाया था उसमें समझा दिया था मैंने ना, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज और ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण, तो m बराबर कितना दे रखा है 10 ग्राम, ग्राम को बदल दिया kg में, जैसे कितना हो गया 10⁻²। ठीक है। कितने लंबी सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश, तो 6.4, तो r बराबर 6.4 सेंटीमीटर, तो इसको बदल लो 6.4 × 10⁻², ये kg में। ठीक है। स्पर्श रेखीय त्वरण के साथ गति कर रहा है ना, तो अल्फा आ रहा है, अल्फा से गति कर रहा है। यदि गति आरंभ करने के पश्चात 2 परिक्रमाएं पूरी, तो 2 परिक्रमाएं, तो 2 परिक्रमाएं में दूरी बोलो कितना जाएगी, 2 परिक्रमाएं में दूरी बोल लो या उसको विस्थापन बोल लो, उसको सीधा कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, अब आप क्या बच्चे बोलेंगे सर विस्थापन के बोलो, विस्थापन 0 होना चाहिए, वहीं जहाँ से स्टार्ट हो वहीं आ गया, तो इसलिए हटा दो उसको, तो आप कंफ्यूज जाओगे। 2 परिक्रमा में दूरी कितनी जाएगी, 2πr एक में होती है, तो कितनी जाएगी 4πr, तो 4πr का मान कितना है पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान कितना है 6.4 × 10⁻², ये हो गई हमारे पास। ठीक है, दूरी। आपसे पूछा है कि कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 2 परिक्रमाओं पर कण की गतिज ऊर्जा ये हो जाती है, तो इस त्वरण का परिमाण क्या होगा। तब आप मुझे बताओ, सेम कहानी हम क्या करेंगे, तो देखो हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो बल है, इधर देखो आपके पास ये एक सर्कुलर पथ है, इसकी ये रेडियस है, यहाँ पे ये m है, इधर ये अल्फा लग रहा है a, इसकी वजह से इसका जो वेग है ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और पहला केस पहली परिक्रमा, तो उसके बाद फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, और ये दूसरी। अब मैं इसको क्यों ना सीधी कर देता हूँ, ये मैंने सीधा कर दिया इसको, ये दूरी ये 4πr की हो गई, यहाँ पे अल्फा लग रहा है इस दिशा में, शुरू में u कितना है 0 है, यहाँ पे आने के बाद वेग होगा इसका v, आगे बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपसे बोल सकता हूँ क्या, कि केवल और केवल एक ही बल लग रहा है यहाँ पे, अल्फा जो है, अल्फा के कारण एक बल है F बराबर m अल्फा, तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हम क्या लिखेंगे dw बराबर dk, तो dw क्या है यहाँ पे m अल्फा इंटू विस्थापन क्या है 4πr, समझ गए, ये तो dw, और dke क्या है, k फाइनल माइनस k नहीं, k फाइनल क्या है हाफ mv²। अब ये m से तो m कट गया, खत्म कहानी। हमें निकालना क्या है, हमें तो अल्फा निकालना है, तो अल्फा बराबर कितना जाएगा v², अच्छा v, अरे हाँ यहाँ पे आपको के फाइनल की वैल्यू दे रखी है, एम नहीं कटेगा, यहाँ एम है ना, और के फाइनल की वैल्यू दे रखी है, के इनिशियल की वैल्यू कितनी है 0, ये वैल्यू तो कितनी है 0, मतलब ये वाली वैल्यू ना पड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा के फाइनल बटे m 4πr, के फाइनल की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है
8 इंटू 10⁻⁻⁴। एम की वैल्यू दे रखी कितनी है, 10⁻⁻, 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितने दे रखे, 6.4 इंटू 10⁻⁻। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो लगभग आंसर आएगा 0.1 मीटर प्रति। ये अब आप कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको करा चुका। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो वो मेरा साम्य व्यवस्था वाला वीडियो देखे, उसमें आप कर लेना। चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर देखो u बराबर क्या दे रखा है आपको, a/r² माइनस b/r। u बराबर आपको दे रखा है a/r² माइनस b/r। हमसे पूछा गया है क्या, कि हमसे पूछा है कि a और b की कंडीशन क्या होगी जब ये स्थायी साम्यावस्था है। तो स्थायी साम्यावस्था के लिए क्या करेंगे बच्चों, du/dr अवकलन करेंगे। a ऐसे कैसे, 1/r² करेंगे तो जाएगा -2/r³, माइनस के b 1/r का करेंगे तो -1/r²। कैसे बच्चों, देखो 1/x का अवकलन करने की हिंट होती है क्या, कि यहाँ पे जो पावर लग रही है उसको ऊपर ले जाओ माइनस के साथ और नीचे वाली पावर में 1 जोड़ दो। मान लो आपके पास 1/x² का आपको अवकलन करना है, तो क्या होगा इसका अवकलन, -2, यानी ये वाली पावर को ऊपर माइनस के साथ ले लो और नीचे 1 बढ़ा दो। तो मैंने ये ऐसे करा अवकलन। फिर हम क्या करेंगे, इसको du/dr बराबर किसके करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साम्यावस्था में u और r की ढाल क्या होती है, 0। तो ये ढाल है, ये ढाल है। तो क्या है यहाँ पे, -2a/r³, ये माइनस माइनस प्लस के b/r², इसको बराबर किसे रखा, 0। 0 के बराबर रखा तो यहाँ से 2a/r³ बराबर कितना रहेगा, b/r²। ये r² से एक ये कट जाएगा, यहाँ से r बराबर कितना जाएगा, 2a/, ये इसका। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब वो कौन सी साम्यावस्था दे रखी है आपको क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आपको दे रखी है स्थायी साम्यावस्था। तो स्थायी साम्यावस्था के लिए क्या होता है, स्थायी साम्यावस्था के लिए हम ये जो एक्सप्रेशन आया इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, d2u/dr²। और इसके जो अवकलन आया उसमें हम r की जगह क्या रखेंगे, 2a/b, और रखने पर ये मान कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्राप्त होता है तो हम बोलेंगे u कैसा होता है, मिनिमम। और स्थितिज ऊर्जा मिनिमम जहां पे होती है, जहां स्थितिज ऊर्जा मिनिमम है और स्लोप 0 है, वहां पे कैसी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे, आरेख में दर्शाए गए अनुसार रस्सी के सिरे से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पिंड किसी घर्षण रहित मेज पर घूमता है। यह रस्सी को खींचकर रस्सी के तनाव में वृद्धि कर दी जाए। रस्सी को इतना खींचा जाए कि पिंड की वर्तुल गति की त्रिज्या पहले से आधी हो जाए। पहले से आधी हो जाएगी तो लो, एक बार तो मैंने यहाँ पे लिया r, एक बार मैंने यहाँ पे लिया r/2। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे वेग है इसका v, यहाँ पे वेग है इसका। अच्छा ये जो v होगा ये होगा r ओमेगा के, भाई ये तो गति जो है ये तो ओमेगा है, इसकी भी गति ओमेगा है, वर्तुल गति है, ओमेगा समान है। और यहाँ पे जो v होगा ये हो जाएगा r/2 ओमेगा, तो v डैश किलो। अब हमसे क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा बोलो क्या होती है, k1 बराबर हाफ mv²। तो 1/2 m, v की जगह क्या रखेंगे, r ओमेगा, तो r²। इसकी गतिज ऊर्जा k2 बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/2 m v डैश का स्क्वायर। तो 1/2 m v डैश का मान कितना है, r/2 ओमेगा, तो r², 2 का 4 ओमेगा स्क्वायर। देखो 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर, तो k1 है, तो k1/4। तो k2 का मान कितना हो जाएगा, k2 का मान हो जाएगा प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है उसकी 1/4। तो यानी आधी हो जाए, त्रिज्या आधी हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा r/2,
तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, स्थिर रहेगी, पहले से 2 गुनी हो जाएगी, पहले से 4 गुनी, तो पहले से तो 4 गुनी हो गई नहीं, पहले से तो 4 गुनी कम हो गई। क्या कर रहे भाई ये, पहले से 4 गुनी कम होगी, इसको सही कर लेना है ना। रस्सी को इतना खींचा जाए कि पिंड की वर्तुल गति की त्रिज्या पहले से आधी हो जाए, तो पिंड की गति ऊर्जा। बच्चों इसको सही कर लेना आप, इसमें आ जाएगा क्या, पहले से 4 गुनी कम हो जाती है, कम हो जाएगी, ठीक है। कुछ दिक्कत है क्या, तो इसको सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसी भी निकाय की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी, निकाय पर किसी असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य असंरक्षी लिए होता ही नहीं है, संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करने पर होता है, असंरक्षी बल के असंरक्षी होता है, संरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाता है। तो देखो ऐसे समझो आप, ये हमारे पास सतह है, यहाँ पे यू इनिशियल मैंने माना 0, यहाँ किसी हाइट h हाइट पर मैं वस्तु को ऊपर लेके जा रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे u फाइनल कितना होता है mg, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, कब हो रही है, जब मैं इस वस्तु को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर कब लेके जा रहा हूँ मैं, जब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मैं कार्य कर रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब संरक्षी बल के विरुद्ध, संरक्षी बल के विरुद्ध, संरक्षी बल के विरुद्ध, तो संरक्षी बल के विरुद्ध जब हम कार्य करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो आंसर आ जाएगा। तो 20 को सही कर लेना बच्चों, ठीक है, डी दे रखा हो तो गलत है, 20 सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है आपसे, 1 kg द्रव्यमान के एक पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया है, ये लो भाई साहब, ये है जो है इसका m कितना दे रखा है आपको 1 kg, 1 kg, और इसका वेग कितना दे रखा है आपको, u कितना दे रखा है आपको 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका आपको वेग दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड। 18 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करने पर यह क्षण बल को विराम अवस्था धारण कर लेता है, कितनी ऊंचाई 18 मीटर, चलो भाई साहब 18 मीटर आने पर यह विराम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी फाइनल वेग कितना हो जाएगा इसका 0। वायु भी घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, तो वायु भी घर्षण ऊर्जा का ह्रास, तो देखो बच्चों गुरुत्वाकर्षण जो बल है यदि केवल और केवल संरक्षी बल, तो यदि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन या मैं बोलूँ संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षित होगी मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। बट यहाँ पे क्या है, ऊर्जा की हानि हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है, तो इसका मतलब आप ये समझो कि यहाँ मान लो 100 जूल है, तो यहाँ केवल 90 जूल मिल रहा है, 10 जूल तो किस में वेस्ट हो गया, 10 जूल वेस्ट हो गया किसमें, वायुवी घर्षण के कारण। तो मालूम वायुवी घर्षण के कारण 10 जूल है, तो आप क्या लिखोगे, वायुवी घर्षण के कारण ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास ह्रास क्या लिखोगे, कब होगा, जब के ही काइनेटिक एनर्जी में से क्या घटा दो, पोटेंशियल में, खत्म कहानी, आंसर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg, तो 1/2 m का मान कितना है 1, v का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, माइनस m का मान 1, g का मान 10, h का मान 18, तो इसको मैं काटूंगा तो कितना जाएगा 200, यहाँ जाएगा 200 माइनस 180, तो आंसर आ गया 20 जूल, समझ आएगा बच्चों, तो 20 जूल इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, कोई इंजन एक होज पाइप से निरंतर जल को पंप करता है, ये लो ये भाई साहब ये ऐसे होज पाइप है और यहाँ से जल निरंतर बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है जल को, ठीक है। जल का वेग कितना है, इस जो जल का वेग है इसका वेग है v, अच्छा वेग v कब होता है, तो dx/dt होता है ना, और जल धारा का प्रति मात्रक लंबाई m, तो देखो प्रति मात्रक, तो माना हमारे पास, हमने माना कि ये जो जल धारा है ये जल धारा कितने कितने तक फैली हुई है, मानो ये x मीटर तक फैली हुई है, ऐसे x मीटर, ठीक है। तो प्रति लंबाई द्रव्यमान कितना है m, प्रति लंबाई,
एक लंबाई में, तो x लंबाई में कितना द्रव्यमान होगा, तो x लंबाई में जल का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, उसे मैंने कैपिटल M से दिखाया, बराबर क्या हो जाएगा m। m क्या होता है, एकांक लंबाई में, और x लंबाई में इतना kg, समझ में आ गया, m बराबर। चलो, जल का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, दर, दर मतलब समय, तो के ई गतिज ऊर्जा क्या होती है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है, यानी कैपिटल एम, कैपिटल एम आएगा है ना, कैपिटल एम। अब हम क्या करेंगे, इसका दर यानी अवकलन कर देंगे, तो डी के अपॉन डी टी, समय के साथ अवकलन कर दिया, तो 1/2 वी तो नियत है यहाँ पे वी, तो वी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, डी एम बाई डी टी, यही समय के साथ बदल रहा है, तो बोलो कितना जाएगा, 1/2 वी स्क्वायर डी अपॉन डी टी, एम का मान क्या रखेंगे, एम एक्स, तो बोलो 1/2 वी स्क्वायर, एम तो आ गया जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, जल का वेग हो गया, तो 1/2 वी स्क्वायर एम वी, तो कितना जाएगा 1/2 एम वी क्यूब, तो 1/2 एम वी क्यूब, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, बहुत सिंपल सा है। 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 kg द्रव्यमान की गेंद और दूसरी 4 kg की गेंद को 60 फीट ऊंची बिल्डिंग से गिराया गया, यानी एक तो आपके पास है 2 kg और एक है आपके पास 4 kg, दोनों की हाइट समान है, दोनों की हाइट क्या है, समान। अच्छा, दोनों की हाइट समान है तो दोनों का वेग यहाँ पे क्या होगा, समान होगा, क्योंकि वेग जो होता है वो निर्भर करता है किस पे, हाइट पे, तो हाइट समान है तो वेग समान है, तो इसका वेग v1 है तो इसका वेग भी कितना होगा, v1 होगा, ये बात ध्यान से। मान लो इसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है, तो रिलेशन क्या बनेगा कि v1 बराबर क्या होता है v, क्यों, क्योंकि इनकी हाइट समान है। तो पृथ्वी की ओर 30 फीट गिरने के बाद दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात निकाल लो, तो भाई साहब k1 बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये लिखेंगे हम, ठीक है, और k2 बराबर क्या लिखेंगे, हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, दोनों डिवाइड कर दो, हाफ से हाफ कट गया, और v1 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, तो k1 बाई k2 बराबर किसका होगा, m1 बाई, m1 कितना है 2, m2 कितना है 4, तो कितना जाएगा 1/2, तो 1:3 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है आपसे, एक कण जिसका द्रव्यमान m1 है, वेग v1 है, दूसरा कण m2 है, v2 है, दोनों का संवेग समान है, संवेग समान है, इनकी गतिज ऊर्जा है, तो बच्चों k बराबर हम जानते हैं p स्क्वायर बाई 2m होता है, संवेग समान है तो संवेग का p स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 2m k, बस अब ये रिलेशन होता है। देखो, पहले का संवेग p1 स्क्वायर और दूसरा संवेग p2 स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो 2p1 की जगह m1 k1 लिखूंगा और इसकी जगह 2m2 k2 लिखूंगा, 2 से तो 2 घट गया। आपसे क्या पूछा है कि परंतु इनकी गतिज ऊर्जा E1 और E2 में रिलेशन पूछा है, E1 E2 में रिलेशन, तो देखो E1 यानी K1 और K2 में रिलेशन, तो बच्चों यहाँ से K1 बाई K2 बराबर कितना जाएगा M2 बाई, ये हो जाएगा, यानी K, यानी यहाँ से K जो है वो M के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब आप मुझे बताओ M बढ़ेगा तो K क्या होगा, घटेगा, तो किसका M बढ़ा है, M1 का, तो इसका मतलब इसका E1, और M2 क्या है, इसका E2 यानी K2, तो किसका M बड़ा है, E1 का, तो इसका मतलब E1 की गतिज ऊर्जा कम होगी, E2 की ज़्यादा होगी, तो इस बार आएगा। समझ आ गया, कोई दिक्कत है क्या, इससे मैं ऐसे कैसे बनाया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एक लंबे स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा U है, तो देखो बच्चों हम स्थितिज ऊर्जा जो है, ये माध्य पॉइंट है, ये स्प्रिंग है, ये मान लो ये माध्य स्थिति है, मैंने माध्य स्थिति पे स्थिति ऊर्जा को मैं क्या मानता हूँ, 0, जब मैं 0 मानता हूँ और मैंने इसको माध्य स्थिति से कितना विस्थापित कर दिया, x विस्थापित कर दिया, कितना विस्थापित करा x, तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा कितना जाएगी 1/2 k x स्क्वायर। तो अब देखो, अब आपसे पास क्या पूछा, ये सूत्र है, तो पहले 2 सेंटीमीटर खींचा, तो देखो u है 2 सेंटीमीटर स्थिति ऊर्जा u, तो हाफ k x कितना सेंटीमीटर खींचा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4,
तो यहाँ से ये कटा ये 2, तो k का मान कितना जाएगा, यहाँ से k का मान आ जाएगा u/2। अब कितना खींचा, अब खींचा इसने 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर u डैश बराबर 1/2 k, 10 का स्क्वायर कितना जाएगा 100, तो 1/2 k का मान यहाँ से रख देंगे, k का मान कितना है u/2 इंटू कितना है 100, तो कितना जाएगा 4 हो गया 25, तो 100 को काटेंगे ना, 100 में भाग 4 का लगाएंगे 25 u, तो u डैश बराबर कितना जाएगा 25 u। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 u। ठीक है, देखो यहाँ क्लियर दे रहा है, स्थितिज ऊर्जा नहीं डिफाइन होती है, स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं होता, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित होता है। तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा ये कब लिख पा रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे क्या मान ली 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है कण की गतिज ऊर्जा इतनी है तो संवेग कितना होगा। तो अब अभी देखो, अभी रिलेशन लिखा है हमने, ये होता है संवेग का स्क्वायर बराबर 2m के, गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ा दी 300%। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले और बाद, तो पहले गतिज ऊर्जा थी 100, मैंने मान ली पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी 100, अब इसमें 300%, तो 100 का 300% कितना है 300, 100 का 300% कितना है 300, अब 300 मैंने बढ़ा दिया, 300% बढ़ा दी, तो अब कितनी हो गई 400। समझ आ गया। तो पोटेंशियल वो, तो अब संवेग की बात करेंगे, संवेग क्या होता है, सब मैंने कांस्टेंट मान रखा है m। ठीक है, m, ये 2m इसमें भी m हो, तो m कांस्टेंट मानो आप। तो यानी कहने वाला ये है कि यहाँ से देखो p बराबर कितना हो जाएगा √2m के, तो √2m को मैंने कांस्टेंट बना, तो p बराबर, इसको मैंने √2m ऐसे दे सकता हूँ, √2m इंटू √u, मतलब √v, सॉरी √k, है k, है ना। अब √2m को मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो p समानुपाती किसके होगा √k के। आ गई बात समझ में। तो अब देखो मैंने कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट है ना, तो भाई वो तो कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट है ना, तो ठीक है। तो p समानुपाती होगा किसके √k के, तो इसका रूट लेंगे तो कितना जाएगा 10, इसका रूट लेंगे तो कितना जाएगा 20। ओहो, तो अब कितने परसेंट संवेग में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो बोलो पहले 10 था, अब कितना हो गया 20, इसका मतलब डबल हो गया, डबल मतलब डबल हो गया, तो मतलब 100% बढ़ गया। तो कितने प्रतिशत बढ़ेगा 100। आगे बात समझ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद अपन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए गुड डे।